सर 4.15 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 4.15 मुझे ढूंढना पड़ेगा, वेट अ मिनट। सर मेरा भी एक डाउट है पर एनसीईआरटी से नहीं है। ठीक है, कहीं से भी हो। फोर 4.15 द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल वाला। यस सर। ओके, तो चलो मैं पहले ये बता देता हूँ, उसके बाद आई विल कम टू योर डाउट अलवीरा। सर यस सर इसमें हाइट 26 मीटर लेंगे। हाँ, यू टेक इट एज 26 मीटर। उसका 26 नहीं 25 ही हाइट लेंगे। देखो क्योंकि आपसे सर कह रहा है 25 लेंगे तो कि टच मैं हो बता रहा जाएगी। हूँ, यस आई विल कम टू दैट पॉइंट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखो ये हाइट 25 है, राइट। आप चाहते हो कि योर प्रोजेक्टाइल डजंट टचेस दिस सीलिंग, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल पास से जाए बट इसको टच नहीं करे, ऐसा हो, है ना, यही तो हो। अब मुझे एक बात Yes, बताओ sir. कि 25 से ये हाइट कम होनी चाहिए, अनडाउटेडली दिस हाइट शुड बी लेस देन 25, है ना। तो अगर मैं सक्षम, अगर मैं ऐसे लिखूं 25 से कम, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 24.9, ऐसे भी लिख सकता हूँ 24.9, अच्छा सर उसके है ऊपर ना। से नहीं निकालनी। नहीं, उसके ऊपर से थोड़ी निकालनी है। द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस that a ball can be thrown at a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling? कहता है without hitting the ceiling means आप, अच्छा एक बात बताओ कि अगर आप रूम के अंदर किसी बॉल को फेंक रहे हो लाइक अ प्रोजेक्टाइल, तो रूम तोड़ के बॉल को ऊपर तो नहीं चला जाएगा ना वो। यस सर। नहीं समझे, है ना। तो मीन्स यू जस्ट हैव टू throw the object so that its height on a maximum, its height can be equal to 25 meter. मतलब it should be less than 25, but less than 25 is a relative term. For example, अगर मैं आपसे कहूँ 25 मीटर से कम, तो मैं कह सकता हूँ 24.9, मैं ये भी कह सकता हूँ 24.99, मैं ये भी कह सकता हूँ 24.99, तो अप्रोक्सीमेटली वो 25 ही तो माना जा सकता है सक्षम भाई। यस सर। ठीक है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में हाइट गिवन है 25 मीटर, आपको रेंज निकालना है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको हाइट गिवन है, आपको वेलोसिटी गिवन है इज 40 मीटर पर सेकंड, तो पहले आप हाइट का फॉर्मूला लगाइए, एंड वंस यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ हाइट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, मींस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सर हाँ जी। सर ये एच मैक्स नहीं होगा। नो, इट इज नॉट एच मैक्स, दिस इज ओनली द हाइट। आपको ये थोड़ी पता है कि दिस इज, अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट तो ये होता है जब आप 90 डिग्री पे फेंकते हो। ऐसा इसमें कहां पर मेंशन करा है कि इट इज मैक्सिमम हाइट, अच्छा सर। है ना। तो इट इज जस्ट द हाइट, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। यस अलवीरा, व्हाट्स योर डाउट? सर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं? हाँ, तो सर कैसे क्वेश्चन बताऊंगा है, मैं? नहीं सर मतलब पढ़ना था, फिर मैं शेयर कर देती हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। ठीक है। The distance covered by the particle in first 4 seconds is. देखो यहाँ पर आपको जो गिवन है वो डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर जो गिवन है वो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट यू आर सपोज्ड टू Time. फाइंड द वैल्यू। नो, यू हैव टू फाइंड द मतलब वैल्यू ऑफ 4 सेकंड में डिस्टेंस। उसने कितना कवर किया? देखो, हाँ, क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस। कवर किया, डिस्टेंस। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू। कहाँ देखा ये क्वेश्चन आपने? सर ये एग्जाम्पलर है। बता तो मैं दूंगा, बट आई डोंट नो हाउ मच विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल पुट माय बेस्ट एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। पहली बात तो देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम, ये जरूरी तो नहीं है ना। नो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इट कैन Yes. बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अगर बेटा ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कि मैं यहां से गया एंड आई गो टू दिस डिस्टेंस, लेट से मैं यहां तक गया और उसके बाद फिर मैं लौट आया, है ना, लेट से मैं 10 मीटर गया एंड आई रिटर्न्ड, तो अगेन आई विल कवर 10 मीटर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज माय डिस्प्लेसमेंट अलविदा, तो व्हाट वुड यू से? Zero.
0 because I have reached to the same initial position. But Yes. if I ओके तायरा, मैं इसके बाद तुम्हारा डाउट डिस्कस कर लूंगा. तो अगर आप डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस तो 10 + 10 = 20 मीटर ना. Yes. ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज. दे मे बी सेम और दे मे नॉट बी सेम. अच्छा, एक बात समझो कि whenever the particle goes, if at some point its velocity becomes 0, then from there that particle will return. Am I correct, Alvira? Yes, sir. मतलब अगर मैं किसी बॉडी को ऐसे, एक एग्जांपल ले लो कि अगर मैं किसी बॉडी को यहाँ पर फेंकूं, ऑल्दो दिस इज द डाउट ऑफ ऑलवीरा, बट आई वांट एवरीवन टू लिसन टू इट. ठीक है, और किसी और को भी अगर इसमें कुछ चीज नहीं समझ में आए या कोई डाउट रह जाए तो प्लीज आस्क मी. ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक बच्चे का डाउट है तो आप उस पर ध्यान ही ना दें. ठीक है, ऑल्दो इट मे नॉट बी योर डाउट, बट इसलिए ये आपका डाउट नहीं बिकॉज यू हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो अगर आपका ये डाउट है तो यू नीड टू सी दीज क्वेश्चंस. क्लियर है? मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं फिर से सक्षम कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गिवन बाय दिस इक्वेशन वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम. राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है. अच्छा, एक बात याद रखो, डिस्प्लेसमेंट का दूसरा मतलब होता है पोजीशन, मतलब पार्टिकल कहां पर है, दैट इज बेसिकली गिवन बाय दिस इक्वेशन. फॉर एग्जांपल, किसी टाइम पे मैं x = 4 मीटर पे हूं, तो दो पॉसिबिलिटी है ना. एवरीवन लिसन टू मी. या तो मैं डायरेक्टली ये 4 मीटर पे पहुंचा हूं, ये एक पॉसिबल केस है. ये भी तो हो सकता है कि मैं कहीं आगे जाके फिर यहां पर पहुंचा हूं, तो भी मेरी Yes. पोजीशन तो 4 ही कहलाएगी. बट दोनों सिचुएशन अलग है. एक तो डायरेक्टली अगर मैं पहुंचा हूं तो वो सिचुएशन अलग है, और मैं कहीं आगे गया था फिर लौट के यहां आया हूं, तो ऑल्दो माय पोजीशन इज 4 मीटर बट द सिचुएशन इज डिफरेंट. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. अच्छा, मेरी बात और भी ध्यान से सुनिए भाई. अलवीरा, कैन यू प्लीज सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम दिस नॉइज दैट इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, इफ यू कैन प्लीज. देखिए, Yes, sir. हाँ, इसमें एक बात समझिए. मैं दोनों सिचुएशन पहले तो सारे बच्चों को समझाऊं एंड प्लीज एवरीवन लिसन टू इट. अगर मैं डायरेक्टली यहां पहुंचा हूं वेयर x = 4 मीटर, तो व्हाट वुड बी माय डिस्टेंस? हु विल टेल मी? 4. डिस्टेंस कितना होगा मेरे बेटे? 4 मीटर. Yes, sir. और इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वो भी 4 4 मीटर होगा बिकॉज मैं सीधा यहां से यहां पहुंचा हूं. But अगर if I change the situation and if I tell you कि I have first gone to some point and then returned and then I stopped at a point where x = 4. अब मुझे एक बात बताओ कि इस सिचुएशन में डिस्टेंस तो ये पूरा होगा, यस सर, बट डिस्प्लेसमेंट तो बस यही होगा ना, 4 मीटर जहां पर आप हैं. ओरिजिन से आप Yes, कहां sir. पर हैं? तो ओरिजिन से आप x = 4 मीटर पे खड़े हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका बस इतना सा होगा. समझ में आई बात? बट डिस्टेंस ये पूरा होगा. तो बस यही क्वेश्चन को ना ट्रिकी बना के आपके कॉन्सेप्ट को बस चेक किया जा रहा है. और मैंने आपको साथ साथ क्या बोला कि पार्टिकल लौटता है, इट रिटर्न्स ओनली व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0 एट सम पॉइंट. मतलब अगर आप जा रहे हैं तो आप लौटेंगे कब? आप वहां से लौटेंगे ना जहां पर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. समझ रहे हैं आप? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? भाई अगर मैं जा रहा हूं और कहीं से Yes, मुझे sir, लौटना sir. है, तो जाते जाते मैं किसी पॉइंट पे रुकूंगा, फिर वहां से लौटूंगा, तो जहां पे मैं रुका वहां पर माई वेलोसिटी बिकम्स 0. ठीक है, तो चलो देखते हैं. पहली बात तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, a - b द होल स्क्वायर, मतलब t² प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 4t. ये a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो. अब अगर इसमें मैं वेलोसिटी चेक करूं तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx/dt. टेल मी यस और नो. Yes. चलो इसको डिफरेंशिएट करें, तो t² का डिफरेंशिएशन 2t और 4t का डिफरेंशिएशन -4 और इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. ठीक है, ये होगा, Yes. है ना. अब हम चेक करते हैं कि वेलोसिटी कहीं पर 0 हुई है या नहीं. ठीक है, डज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 एट एनी पॉइंट और नॉट, ये पहले चेक करते हैं. तो फॉर v = 0 मैं ये कह सकता हूं कि 2t - 4 = 0. इसका मतलब 2t = 4 और t = 2 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन में सक्षम डिस्टेंस पूछा है. अलवीरा, Okay, आप sir. मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी 0 हुई ना बेटा?
हाँ सर, वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी जब 0 होगी तो पार्टिकल क्या करेगा उसके बाद? रिटर्न होगा या नहीं होगा? रिटर्न होगा। रिटर्न होगा। इसका मतलब तो ये है कि दो फॉर 2 सेकंड्स द पार्टिकल कंटिन्यूज टू गो, ठीक है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, and then from there it returns at a from the point where its final velocity becomes 0, from that point it will return. तो पहले तो मैं ये चेक कर लूं कि in 2 seconds what is this length that the particle has covered. ये 2 सेकंड में जो ये लेंथ कवर हुआ है वो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? x में वैल्यू 2 पुट पुट कर लो, करके, है ना? तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 2, और तो 2 x करेंगे, की 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि पोजीशन पार्टिकल की क्या हो गई है? सेम, पोजीशन मतलब पार्टिकल की, हिला ही नहीं है। हाँ वही हो गई है, ठीक है। बट ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? यस सर। नहीं, ये पॉसिबल हो सकता है, मैं बता देता हूँ कैसे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि साहब यहाँ से आपका पार्टिकल चला, वहां पर एक 0 था, ये जाके ठीक है, ये जाके या तो ये यहाँ से चला ही नहीं होगा, ये ऐसे चला होगा, ये पार्टिकल ऐसे चला होगा, ऐसे यहाँ से कहीं से, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हाँ सर, ठीक है, नेगेटिव टू से चलाओ। निगेटिव से चलाओ, सो दैट जहां पे ये पहुंचा है ना, ये यहाँ पर पहुंचा है, इसकी पोजीशन 0 हो गई है, ये हो सकता है। यस यस सर, सर। हो सकता है। ठीक है, तो ये पोजीशन 0 हो जाए तो x इज इक्वल टू तो 0 हो गया, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल तो ओरिजिन पे ही है, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे कि वो ऊपर से नीचे आ रहा हो, ऐसे लाइक -4 हाँ, से चला हो, हाँ ऐसे वो कर। ऊपर से नीचे भी आ सकता है, बट x के टर्म्स में गिवन है तो हम x वाले चीज को चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा कब था डिस्टेंस? 4 सेकंड्स में। चलो 4 सेकंड में बात करते हैं, इन t इक्वल टू 4 सेकंड्स। इसमें अगर मैं 4 पुट कर दूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस ऑफ 2 द होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर, यही हो जाएगा। यस। है बेटा, पक्की बात है एकदम। तो x इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इसका और +4 आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं यहां पहुंचा होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि जब t 0 था, एट t इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू क्या थी? तभी हम ये पता कर सकते हैं कि ये कहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचा है, क्योंकि t 2 सेकंड पे तो ये ओरिजिन पे है, ठीक है, बट वो स्टार्ट कहां से हुआ है ये चेक करना पड़ेगा। अलविरा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वो ओरिजिन पे पहुंचा, और मैं कह रहा हूं कि यहां से -4 से हुआ होगा सर ये, देखते हैं ना, उसको देख लेते हैं, तो वो क्योंकि कहां से पहुंचा तभी होगा। तो तो चलो, हाफ हो, x की वैल्यू में t की वैल्यू 0 पुट कर देते आधा हैं, तो आधा हो रहा 0 है ना। माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 4 हो सकता है, ये भी 4 ही होगा, है ना। सर आपने t की वैल्यू 0 क्यों रखी? मैं t इक्वल टू 0 पे ये चेक करना चाहता हूं कि इनिशियली पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम विच पॉइंट, बिकॉज ये ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, यही कंफ्यूज हो गई ना। फिर से सुनिए भाई, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वो ओरिजिन पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वो ओरिजिन पे है, और वहां पर वेलोसिटी उसकी 0 हुई है। नहीं आ रही बात समझ में? बेटा इस बात को समझो, यहां पर ये कब है? यहां पर ये t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे है, नहीं आया, और यहां पर आप कह रहे हो कि इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। अलवीरा कहाँ गायब हो गई? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, सॉरी। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई है ना, और वो कहां पर पहुंच गया है? 2 सेकेंड्स पे ओरिजिन पे पहुंचा, क्योंकि अलवीरा फिर लेफ्ट। नो सर, मैं यही हूँ। अच्छा, ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे वो ओरिजिन पे पहुंचा है, तो कहीं से तो पहुंचा होगा ना अलवीरा, हाँ यस सर, कहीं से तो पहुंचा ऑब्वियसली। कहीं से तो पहुंचा होगा। तो वो चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने वो उसका इनिशियल टाइम चेक किया कि भाई उसने अगर मान लो मोशन स्टार्टेड
एट अ टाइम विच इज इक्वल टू 0, मोशन उसने t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट अगर किया है, तो अगर t इक्वल टू 0 पे उसने मोशन स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू 0 पे वो था कहां पर? अच्छा, हाँ, समझ इनिशियली आई चेक बात? करने के लिए, मतलब स्टार्ट कहाँ से किया, तब टाइम को अपने जीरो ले तो लिया। 4 + 4 इज इक्वल टू 8, मतलब वो कहां से स्टार्ट हुआ है? 4 से, और पहुंचा कहां है? 4 पर, तो डिस्टेंस तो 4 + 4 8 ही आएगा ना। यस सर, 8 मीटर। ठीक है। हाँ ओके, ताहिरा, तो मतलब कि हम्म, हमने जीरो पे, जब हमने जीरो टाइम रख के चेक करा तो 4 आया, और फिर हाँ उसके बाद हमने मतलब हमने टाइम जो रखा 4 सेकेंड रख के देखा, तो हमारा फिर भी हाँ 4 ही आया, हम्म, तो दोनों को फिर ऐड कर दिया हमने। हाँ, क्योंकि तो डिस्टेंस में शुरुआत साइन का तो देखा, मैटर और है। फिर जितना उसने पूछा था फिर वो रख दिया हमने, उसके बाद जी आ गया। जी। सर ये पॉजिटिव फोर्स से चालू हुआ था ना? सर नेगेटिव से आई गेस ये स्टार्ट होगा, क्योंकि तभी तो -4 से 0 फिर करके तो जाके हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 8 होगा, है ना अच्छा, सर? डिस्टेंस -4 के होगा लिए, ना? हाँ, डिस्टेंस में -4 भी कर दें तो डिस्टेंस के लिए तो आप मैग्नीट्यूड लोगे ना। यस सर, ये भी हो सकता है। हाँ सर, वही तो 4 कह से रही हूँ 0 ना। पे आए, 0 से रिटर्न 4। ठीक है, हो गया। तायरा, व्हाट्स योर डाउट? सर एग्जाम्पल 4.4। एग्जाम्पल 4.4 पेज वेज चैप्टर बता दीजिए। पेज नंबर 75। चैप्टर कौन सा? मोशन इन प्लेन या मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन? सर ठीक है, प्लेन। ठीक है। पेज नंबर आपने बोला है 75। ओके, क्वेश्चन आपका शायद ऐसे है, 4.4 जो क्वेश्चन है वो मुझे ऐसे दिख रहा है कि r इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है 3t i कैप प्लस ऑफ 2t स्क्वायर j कैप प्लस ऑफ 5k कैप। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है यस सर। है ना? इसमें आपको बताना क्या, where t is in second coefficient has the upper order, find v, find a of the particle, find the magnitude and direction of velocity at t equal to 1 second। कुछ नहीं करना। देखो, पहली बात तो हम जानते हैं ताहिरा कि वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा, अगर पोजीशन वेक्टर गिवन है तो वेलोसिटी वेक्टर मैंने आपको सिखाया था। यस वेलोसिटी वेक्टर को हम लिख सकते हैं dr/dt। क्या लिख लीजिएगा? dr/dt। ठीक है, इस पूरे को डिफरेंशिएट करिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मैं आपको एक साथ साथ एक बार याद दिला दूं फिर से कि अगर आप d/dt ऑफ t करेंगे तो ये आएगा 1, और d/dt ऑफ t टू द पावर n करेंगे तो ये आएगा nt टू द पावर n-1। जैसे यहां पर है ना t स्क्वायर, तो d/dt ऑफ t स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू टी टू द पावर 2-1 दैट इज इक्वल टू 2t। समझ में आई बात, है ना? यस। और ये t वेरिएबल है, तो t के साथ जो भी कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, मतलब 3 विल बी एज इट इज। t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये i कैप रह जाएगा, और यहां पर ये t स्क्वायर्ड है ना, और इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज रहेगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा। और यहां पर देखो ये सिर्फ कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल तो नहीं है, यहाँ पर टाइम तो नहीं लगा हुआ इसके साथ, ये अकेला कांस्टेंट है ना। तो अगर आपको सिर्फ कांस्टेंट हो, सिर्फ कोई कांस्टेंट गिवन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इफ यू हैव ओनली वन कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी ये आ जाएगी आपकी, ये वेलोसिटी आ जाएगी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आई बात? 2 इंटू 2 40 कर लेना इसको, समझे ताहिरा? यस सर। अब हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? एक्सेलरेशन के लिए आप इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt कर लो। तो dv/dt करोगे तो 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये 2 2 is 4, और इसके साथ t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 4j कैप आ जाएगा। दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसमें t की वैल्यू 1 रख दो, तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i कैप प्लस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय t की वैल्यू 1 j कैप। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा वो आएगा 3i कैप प्लस ऑफ 4j कैप। याद रखो ये वेलोसिटी का वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो x एक्सिस के अलोंग है, और 4 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी है वो y एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है? तो डायरेक्टली ऐड मत कर देना,
ये कैसे ऐड होंगे? वेक्टर से। तो नेट Yes, sir. वेलोसिटी अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? इस वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ऑफ इस वेलोसिटी का स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा, cos थीटा वाला Yes, sir. टर्म, है ना? तो ये 9 और 16 25 रूट निकालोगे तो 5 मीटर पर Five. सेकंड, दिस विल बी द नेट वेलोसिटी। ठीक है? Yes. और Yes, किसी sir. का कोई डाउट? नो सर, अब कल ओ, पूछेंगे। अब कल पूछेंगे, चलो ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कल पूछेंगे आप। तो चलिए आज हम कुछ नई बात करते हैं, ना? कुछ नई बात करते हैं, और वो कुछ नई बात क्या होगी वो समझते हैं। व्हाट वुड बी द न्यू बात? तो सर अब जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं, दैट डिस्कशन इज बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ मोशन विच इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन कहलाता है वो? ये क्या हो गया? स्क्रीन गायब कहाँ हो गया? ठीक है, तो अब मैं एक नए कॉन्सेप्ट के डिस्कशन पे आऊंगा, एंड दैट नया कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? बोलिए। और Circular आप motion. लोगों, ठीक है, आप लोगों को कल असाइनमेंट दिया गया था, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, काम पूरा करिए, है ना? चलिए, टॉपिक का नाम लिखिए सर्कुलर मोशन। सारे बच्चे भाई, सर्कुलर मोशन। एक तो मोशन इन प्लेन में हमने प्रोजेक्टाइल के दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है? अब उसी मोशन इन प्लेन का हम प्रोजेक्टाइल हमने कर लिया, अब हम सर्कुलर मोशन पे आते हैं। दिस इज ऑल्सो मोशन इन प्लेन का वाला पार्ट, है ना? दिस सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मोशन इन प्लेन। तो यूनिट हमारी क्या है? यूनिट हमारी मोशन इन प्लेन है, बट अब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज ऑन सर्कुलर मोशन। ये एक चैप्टर मान लीजिए इसको, या छोटा सा टॉपिक मान लीजिए, सर्कुलर मोशन। क्लियर है सर? सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अब पहली बात, तो सबसे पहली बात समझिए कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में फिर जो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट पहले तो आप ये समझें कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो पहले तो हम इस बात को समझे सर, सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो सर्कुलर मोशन बेसिकली ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ। सिंपल सी बात है, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमे, दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। क्या मेरा पॉइंट सबको क्लियर है? मतलब अगर Yes, आप sir. कोई भी पार्टिकल ले लें, Yes, कोई भी sir. पार्टिकल ले लें, टेक एनी पार्टिकल, एंड इफ इट गोज ऑन द सर्कुलर पाथ, तो इसका मोशन सिंपली सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन को हम सिंपली ये कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन को हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन विच पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ। अ मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ is known as circular motion. A motion in which particle moves on circular path is known as circular motion. Is it clear to all? Tell me yes or no. Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए सर, ये तो बहुत बेसिक बात है। इससे पहले मैं कुछ और चीजों पर डिस्कशन करूं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशन करें। मोहना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मोहना? Yes, sir. Okay, circular motion has two types. One is called as uniform circular motion, and another one is called as non-uniform circular motion. एक को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं और दूसरे को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इन दोनों सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू सर्कुलर मोशन एंड व्हाई वी आर कैटेगराइजिंग द सर्कुलर मोशन इनटू टू टाइप्स? दो टाइप में हम इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उस बात को हम समझते हैं। देखो बेटा, इससे पहले मैं कोई भी बात समझाऊं, आप मुझे एक बात बताओ। अगर मान लो मैं किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल पे फेंकता था, पैराबोलिक पाथ पे प्रोजेक्टाइल याद करो, तो मैं ये कहता था कि इसमें दो वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी, कहता था। और Yes, मैं sir. साथ में आपसे ये भी कहता था कि यहां पर जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस रिजल्टेंट। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने किसी पार्टिकल को दो वेलोसिटी दी, एक हॉरिजॉन्टल भी और एक वर्टिकल भी,
तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलेगा, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, वर्टिकल के डायरेक्शन में, या नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में? नेट वेलोसिटी। नेट, ये तो सबको समझ में आ रहा है कि पार्टिकल विल मूव in the direction of net velocity. It will neither go in the horizontal direction nor will it go in the vertical direction. Rather, it will go in the direction of net velocity. Clear है? सबको समझ में आ रही बात? हाँ ना बोलो। यस सर। Yes, sir. In the same way, अच्छा एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं। मान लो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, तो भी हम यही कह सकते हैं बेटा कि the particle will move in the direction of net velocity. That the particle will move in the direction of net velocity. है ना? यहाँ पर Vx ऐसे हो जाता है और Vy डाउनवर्ड्स चला जाता है ना मैक्सिमम के बाद। ठीक है, तो ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। अगर आप ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से सुने, कैन यू टेल मी कि कैन आई से दैट कि द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल टू द प्रोजेक्टाइल? देखो तो जरा सा, अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा सा टेंजेंट वेंजेंट आपको याद हो, तो किसी भी पॉइंट पे नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखो, नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन को, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखोगे तो उसकी डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? टेंजेंट से। जो Yes. टेंजेंट की डायरेक्शन है उस पॉइंट पे, वही तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सारे बच्चे बोले भाई। विभूति, Yes, sir. एम आई करेक्ट बेटा? Mohana, did you understand the concept of Yes, tangent sir. here? Okay, Yes, so sir. at every point I can, okay Vibhuti, at every point I can claim that So please the wait, net, I was still drawing it. okay, you are not supposed to draw it, don't worry. You will draw the next diagram which I'll draw, right? This was just for the explanation part. ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो अभी मैं फिर इसी चीज को ड्रॉ करूंगा, तो वहां पे ड्रॉ कर लेना मोहना। ठीक है, तो अब देखो, इसका मतलब एक बेसिक पॉइंट याद रखो कि किसी भी पाथ पे पार्टिकल जा रहा हो, अगर मुझे किसी भी पाथ पे पार्टिकल की नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है किसी भी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? टेंजेंट। मतलब मैं लिख देता हूं टेंजेंट ड्रॉन टू एनी पॉइंट on the path of particles motion gives the direction of net velocity at that point. मतलब चाहे आपका स्ट्रेट लाइन हो या आपका कर्व पाथ हो या आपका सर्कुलर पाथ हो, व्हाटएवर द पाथ देयर बी, अगर आप उस पाथ पे इफ यू ड्रॉ, अगर किसी भी पाथ पे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द पाथ, तो वो जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे वो आपके पार्टिकल की नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है, इफ यू वांट टू चेक दैट, तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगर मान लो कि पार्टिकल ऐसे जाता है स्ट्रेट लाइन पे, तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो ऐसे ही तो आएगा। Yes, ठीक है, sir. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पार्टिकल का जो पाथ है वो सीधा सीधा है ना। बट जैसे अभी मैंने पैराबोला ड्रॉ किया था, मैंने प्रोजेक्टाइल का पाथ ड्रॉ किया था, कर्व ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट लूंगा तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लूंगा तो ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट लूंगा तो ऐसे आएगा। तो एट एवरी पॉइंट टेंजेंट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि हर पॉइंट पे द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। या इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स मोशन इज चेंजिंग। मतलब पार्टिकल जिस पाथ या जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब whenever you have a path, just draw the tangent to that path at any point, you will get the direction of net velocity at that point. Is it clear to all? सबने लिख लिया जो भी मैंने लिखा है यहाँ पर? Yes, sir. यस सर। ओके, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात समझो। अगर मान लो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, इफ द पार्टिकल इज गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ, और मान लो ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर पाथ पे या तो आप क्लॉकवाइज जा सकते हो या आप एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो। आप जानते हो ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन इन विच द नीडल ऑफ अ क्लॉक रोटेट्स, दैट इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में आपकी नीडल
रोटेट नहीं करती, मतलब ऑपोजिट वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो अगर घड़ी जिस डायरेक्शन में उसके सुइयां, जिसको हम निडल कहते हैं, अगर वो घूम रही है तो उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहते हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। हो गया तायरा, नोट कर लिया? ओके Yes. अब मेरी बात सुनो। इफ आई हैव अ सर्कुलर पाथ, मान लो कि इफ वी हैव अ सर्कुलर पाथ और इस पे मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी होगी तो मैं क्या करूंगा? किसी भी पॉइंट पे इफ आई हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, व्हाट आई एम सपोज टू डू एट दैट पॉइंट? टेंजेंट ड्रॉ। बेटा अभी तो सिखाया ना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना मेरे बच्चे। Yes, Yes, sir. इस sir. पॉइंट पे देखना हो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे देखना हो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। आई होप कि आपको टेंजेंट तो पता होगा, आपने 9-10 तो पास किया है कम से कम। ये इस पॉइंट पे Yes, sir. देखना हो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इस पॉइंट पे देखना हो टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिख रहा है? ये टेंजेंट किसकी डायरेक्शन बता रहा है? कौन सी डायरेक्शन Velocity. पता चल रही है? वेलोसिटी की। इसका मतलब सर मैं कह सकता हूं कि एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। इज इट करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब देखो वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा उसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो अगर किसी भी पॉइंट पे आप चेक करें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होंगी वेलोसिटी की, अगर मैं बात कर रहा हूं तो सर मैं ये तो कह सकता हूं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। क्लियर है? सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी, ये तो फैक्ट है। बट उसकी वैल्यू चेंज हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड है मान लो। एट एवरी पॉइंट मान लो कि मैग्नीट्यूड इज सेम, मान लो एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम एंड इट इज 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम है। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस, सच अ सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. कि ऐसा सर्कुलर मोशन, if in a circular motion, if in a circular motion magnitude of velocity does not change, then it is called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस केस में आप इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यू विल कॉल इट एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर होगी बात एवरीवन? किसी को कोई इशू? देखो डायरेक्शन तो चेंज होनी है, सर्कुलर पे चले कर्व पाथ पे चले तो डायरेक्शन तो वेलोसिटी की चेंज होगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तब चेंज नहीं होगी जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चले। देखो जैसे अगर मैं आपसे कहता कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो यहां पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहां पर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है ना। तो अगर पाथ स्ट्रेट हो और पार्टिकल बस चलता जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है? बट अगर पाथ कर्व है या सर्कुलर है तो ये बात तो समझ लो कि अदर देन स्ट्रेट, अगर पाथ स्ट्रेट के अलावा कोई सा भी पाथ है तो उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे तो चेंज होगी, ये फैक्ट है। इज इट क्लियर? अब अगर इसी में मान लो सर, इसी में मान लो मैं फिर से सर्कुलर मोशन ले रहा हूं और मान लो मैं फिर से पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज चला रहा हूं। क्लियर है? अब अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखूं तो फिर से मैं कहूंगा कि भाई कोई सा भी सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे बनाने का मतलब क्या है कि वहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वहां पर क्या ड्रॉ कर दो? टेल मी। वहां पर Tangent. टेंजेंट ड्रॉ कर दो। दिखाई दे रहा है? Yes, तो sir. सर्कुल है ना। अब अगर मान लो कि अलोंग विद द डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होने लग जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो रही, डायरेक्शन तो चेंज होगी होगी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजेस विद द डायरेक्शन,
then such a circular motion will be called as non-uniform circular motion. मतलब अगर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, लेट से यहाँ पर 12 हो गई, यहाँ पर मान लो 13 हो गई, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एट एवरी पॉइंट द मैग्नीट्यूड इज आल्सो चेंजिंग? Yes, sir. तो ऐसा सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। इसका मतलब है इफ इन अ सर्कुलर मोशन magnitude also changes. Magnitude of what? Magnitude of velocity. Magnitude of velocity also changes with direction, then such circular motion is called non-uniform circular motion. तब आप उस केस में इस सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है सबको? सर एक बार सारे बच्चे हाना बोल दो। एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके, इसको नोट करिए जल्दी से, तो हम आगे कुछ बात करते हैं, कुछ पैरामीटर्स पे बात करते हैं। नोट कर लेना तो बता देना, सो दैट हम आगे पढ़ लें। Done, sir. कैन आई Wait, रेज नाउ? sir. ओके, आई एम वेटिंग। Yes, Noted. sir. Can I erase? Okay. So we are having two types of circular motion which we will deal separately. हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों पढ़ेंगे, बट उससे पहले देर आर फ्यू थिंग्स विच इज कॉमन फॉर बोथ द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो। फॉर बोथ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन फ्यू पैरामीटर्स आर कॉमन, उस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब सबसे पहली बात समझिएगा व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इफ योर पार्टिकल इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है और मान लो सर्कल है तो इसका कहीं तो सेंटर होगा बेटे। मान लो कि इनिशियली द पार्टिकल वाज हियर, इनिशियली द पार्टिकल वाज एट दिस पॉइंट एंड देन इट रीचेस टू एन अनदर पॉइंट, लेट दैट पॉइंट बी क्यू। पार्टिकल पी पॉइंट पे था, अब कहां पहुंच गया बेटा? पार्टिकल रीचेस टू अ न्यू पॉइंट, मान लो क्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पार्टिकल जब यहां पर था, ये रेडियस कहलाएगा सर्कल का। ये पार्टिकल यहां पर था, ये रेडियस कहलाएगा सर्कल का। मानते हो? सेंटर से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को ही रेडियस कहते हैं ना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जब हम P पॉइंट से, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, पॉइंट P से हम Q पे गए, तो टेल मी वन थिंग, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q, टेल मी वन थिंग, क्या हमने कुछ एंगल कवर किया या नहीं? डिड वी कवर सम एंगल? Yes, sir. है ना, कुछ एंगल फॉर्म हुआ। ठीक है, हम कितना एंगल घूम गए, है ना, by what angle we have gone from one point to another point, or what is the angle that we are making at the center in going from one point to another point in a circular motion। मतलब हम कितने एंगल डिस्प्लेस हो गए, that angle is basically called as angular displacement। क्या कहलाता है ये? यहां पर जो ये थीटा है, this theta is called as angular displacement। क्या कहते हैं एवरीवन? एवरीवन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इस थीटा की जो एसआई यूनिट लेनी है आपको, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट, वो रेडियन में लेनी है। क्या लेनी है? रेडियन। रेडियन मतलब इसके लिए शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं रैड। और रेडियन का क्या मतलब होता है?
रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो इफ इन एनी केस इफ यू हैव दिस एंगल इन डिग्री, तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। रेडियन, क्लियर हो गई बात? सर सबको क्लियर है? मतलब एक तो हम P पॉइंट से Q पॉइंट पे जा रहे हैं, फॉर्म द सर्कुलर पाथ, तो हम कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर। द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल एट द सेंटर इज बेसिकली कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबको क्लियर है? सबकी आवाज नहीं आ रही। द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ is known as angular displacement. Is it clear to all or not? Please Yes, tell me sir. yes or no. Yes, sir. Okay. अच्छा बेटा एक बात बताओ, if I'm going from P to Q, तो हम ये डिस्टेंस भी तो कवर कर रहे होंगे। If I'm going from this point P to Q, हम आर्क पे भी तो चल रहे हैं ना। Although we are subtending Yes, some sir. angle, but there will be the length of the arc also ना। सबको क्लियर है? ये जो PQ है which is equal to length of the arc, यहां पर समझे आप, PQ is equal to length of arc। ये लेंथ ऑफ आर्क अगर हम देखें तो दिस लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, दिस लेंथ ऑफ आर्क कैन बी कॉल्ड एज, ये तो सिंपली लेंथ है बेटा, और ये हम P पॉइंट से Q पॉइंट पे गए हैं, तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है इसको भी जनरली कॉल इट एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं इसको? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ में? तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी आर हैविंग इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन? 2. कितने टाइप के डिस्प्लेसमेंट हो गए? 2 टाइप के, है ना। एंड व्हाट आर दोस? एक हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और दूसरा क्या हो गया हमारा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क होता है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गई बात? अब समझे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो मुझे एक बात कोई बताएगा कि इफ दिस इज अ सर्कुलर आर्क, दिस इज रेडियस एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। इफ दिस इज अ सर्कुलर आर्क, ठीक है, ये सर्कुलर आर्क है, ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस थीटा एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये सबको मालूम है, वेरी गुड। तो मैं बेटा यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू लीनियर पी क्यू विच इज द लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस, लिख सकता हूँ। इसका मतलब पी क्यू विच इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा और नॉट। सर बोलो। Yes, sir. ये सबको क्लियर है या नहीं है? प्लीज बताइए। Sir, I didn't understand this part. Tell me one thing. Do you remember the formula which relates angle subtended at the center with the length of the arc? How do you Yes, sir. measure the angle subtended at the center? What is the formula to measure the angle subtended by an arc at the center? अगर ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है, ये आर्क है ना, ये आर्क है, इसी को हम आर्क कहते हैं ना, सर्कुलर आर्क। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है और ये रेडियस है। तो भाई आप एक बात बताइए, क्लास 7th या 8th में पढ़ाया जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सुना है कभी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो थीटा जो पढ़ाया जाता है वो लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस पढ़ाया जाता है ना, ये रिलेशन है बेटा, ठीक है। इसीलिए तो आप याद करो कि जब पूरा सर्कल आप घूम जाते हो, पूरा सर्कल, तो आपके पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, ठीक है। इसको रेडियस से डिवाइड कर दो तो ये टोटल एंगल हो जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एंगल 2 पाई हो जाता है, मतलब 360 डिग्री। इसीलिए तो आप पढ़ते हो ऐसा। नहीं आया? Yes, ठीक है, sir. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना, दिस इज व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि अगर आपका कोई भी आर्क है और एंगल है तो उन दोनों का रिलेशन क्या होगा? तो ये होगा रिलेशन। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमने लेंथ ऑफ द आर्क को क्या माना था, ये लेंथ ऑफ द आर्क को हमने क्या नाम दिया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का। लेंथ ऑफ द आर्क को हमने कौन सा नाम दिया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, Yes, sir. ठीक है। और थीटा को हमने क्या नाम दिया? थीटा को हमने नाम दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का।
है तो वही थीटा, बस उसको नाम हमने स्पेशल दे दिया है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखो लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा का मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट करेक्ट नाउ? Is it clear to Yes, sir. everyone? Yes. Yes. And what would be the relation between these two? So the relation will be given by this formula, which says and theta is equal to length of the arc divided by radius. मतलब angular displacement is equal to linear displacement divided by radius. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कोई इशू नहीं है तो नोट कर लो जल्दी से, जल्दी एकदम, रफ्तार तेज समझते हो, स्पीड तेज, written. ये मन। ओके, मूविंग ऑन। अब मेरी बात समझिए, मूविंग ऑन, ये तो एक पैरामीटर हो गया। इसका मतलब आप सर्कल पे घूमेंगे तो आपको दो तरह का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, एक एंगुलर भी मिलेगा और दूसरा लीनियर भी मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, अगर आप यहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम हियर, और आप घूम के वापस यहीं पहुंच जाओ, ठीक है, एक बार घूम के वहीं पहुंच जाओ, यही इनिशियल और यही फाइनल, टेल मी विच ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पहले ये बताइए। 360. Who will tell me angular displacement? 360 degree. 360. 360 होगा, मतलब length of the arc would be equal to 360, no issue with that. And what will be the linear displacement? अगर मैं जहां से start करूं वहीं पहुंच जाऊं तो what will be my 2 linear pi r. displacement? 2 pi r? Sure. 0. Sir, क्या होगा No, वो? no, 0, 0, 0. 0 होगा ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी सेम हो जाए तो 0 ही तो होगा ना। नहीं यही बात समझ में आ गई सर, यस सर। ठीक। अब मेरी दूसरी बात सुनिए। अच्छा, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मैंने नाम दिया है ऑल्दो, बट द एक्चुअल नेम टू दिस इज लीनियर डिस्टेंस। कंफ्यूज नहीं होना, बट बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं इसको डिस्प्लेसमेंट ही कह रहा होता हूँ, ठीक है। बट इस बात को बहुत क्लियरली समझो कि इट इज जस्ट द लेंथ ऑफ द आर्क, कि आपने वो लेंथ कितना कवर किया, दिस विल बी गिवन बाय दिस, राइट। नहीं आ रही बात समझ में? ये जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो पता चल रहा है इससे, उसको मैंने एक नाम दे दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बट याद रखो इट इज जस्ट अ लेंथ। सर Yes, sir. अब मेरी बात सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट मुझे कौन बताएगा, कौन प्यारा बच्चा है भाई। मान लो अगेन मैं यहां से स्टार्ट करूं, मैं यहां पहुंच रहा हूं, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये आर है, ये एंगल थीटा है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इन गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू मुझे कुछ टाइम लगा होगा या नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. मुझे कुछ टाइम लगा होगा। मान लो थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं इसको, थीटा ना लेके थोड़ा और अच्छा, किताब जैसा, बुक में जैसा मेंशन होता है वैसे कर लेते हैं, डेल्टा थीटा कर लेते हैं भाई, डेल्टा थीटा कुछ भी होगा, डेल्टा थीटा कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? नहीं आया? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये ट्रायंगल क्यों लगा दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही डेल्टा थीटा मान लेते हैं, जस्ट स्मॉल चेंज ऑफ थीटा, कोई दिक्कत? no, No, sir. sir. तो बेटा यहां से यहां पहुंचने में हमें कुछ टाइम लगा होगा, और उस टाइम को मान लो डेल्टा टी है। क्लियर है? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड बाय मी इन अ टोटल टाइम ऑफ डेल्टा टी, कह सकता हूं। मतलब डेल्टा थीटा इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दैट आई एम गेटिंग इन अ टोटल टाइम ऑफ डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी कर दूं, मतलब जो एंगल मैंने, मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, तो अगर मैं उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूं तो इट विल बिकम अ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं? Angular एंगुलर Velocity. वेलोसिटी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? जैसे वहां पर लिखते थे ना, याद करो, इससे पहले हम लिखते थे ना कि भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जब हम कहते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आप एक वेलोसिटी ही तो कहते थे। इसको Yes, आप sir. नॉर्मली इस वेलोसिटी को कौन सा वेलोसिटी नाम देते हो? लीनियर वेलोसिटी का। वैसे ही यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर डिवाइडेड बाय टाइम कर दें हम, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव टेकन इज एंगुलर, तो यहां पर जो वेलोसिटी उससे पहले क्या नाम लग जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात?
इस एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इस साइन को हम कहते हैं ओमेगा, सुना होगा, कभी सुना है? और ये एवरेज वैल्यू है ओमेगा की, और इसको हम कहेंगे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट इज एवरेज, बिकॉज इट इज गिविंग यू द नेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम, मतलब टोटल कितना, दिस इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये बात ऐसे ही है कि अगर मैं आपसे कहूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अगर मैं आपसे कहूं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो इसको हम एवरेज लीनियर वेलोसिटी कहते थे या नहीं, याद करो। और इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए हम क्या कहते थे, dx by dt, डू यू रिमेंबर दैट? Yes, ठीक sir. है, तो इसीलिए ये वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है बेटा, दिस एंगुलर वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट वुड बी, देखो थीटा की SI यूनिट आपने बोला रेडियन होगी, और टाइम की SI यूनिट सेकंड होती है, तो द SI यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी वुड बी रेडियन पर सेकंड, क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। आ गई बात समझ में? इज देयर एनी डाउट? पक्की बात एकदम। अच्छा, अब मुझे एक पहले, तो इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, एक मैं बात समझाना चाहता हूं आपको। एंगुलर वेलोसिटी ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर या वेक्टर, व्हाट विल यू से? वेक्टर। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट ये जो अभी मैंने रिलेशन लिखा है, इसमें आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड, आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ उसके वैल्यू को लिख रहा हूं, मतलब ऑल्दो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट हम जो ये फॉर्मूले में ओमेगा लिख रहे हैं ना, दिस ओमेगा इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एंगुलर वेलोसिटी, हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे। सर नहीं आया? Yes, अगर मैं आपसे कहूं कि ये फोर्स लगाया मैंने, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने, और उसकी ये डायरेक्शन है, अगर मैं सिर्फ वैल्यू लिख दूं 10 न्यूटन, तो मैं कहूंगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट मैं उसकी क्या लिख रहा हूं, आई एम ओनली राइटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, नथिंग एल्स। क्लियर है? तो इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इसके इसके हमने क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, वी हैवंट कंसीडर्ड इट्स डायरेक्शन। अच्छा, इसी में एक और बात समझते हैं, इंस्टेंटेनियस, ये तो हो गया एवरेज, तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखना हो, तो मैं क्या करूंगा, डी थीटा बाई डी टी। क्या सबको समझ में आया है? भाई Yes, sir. इंस्टेंटेनियस के लिए आप डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने भी डिफरेंशिएट कर दिया। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। यस सर। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं। मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, चाहे इंस्टेंटेनियस का केस लेके लिखो या जैसे भी लिखो। आप एक बात बताओ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इंस्टेंट डी बाई डी टी, थीटा की वैल्यू अभी मैंने कुछ बोला था आप लोगों से, थीटा को मैंने लेंथ ऑफ द आर्क से रिप्रेजेंट किया था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द आर्क व्हिच इज पी क्यू। yes. Mohana, I am not getting your response. What happened to you? Janvi, what happened to you? Why you are not speaking? Ishika, क्या मसला है? भाई आप लोगों को भी समझ आ रहा है? भाई थीटा आप लोगों ने लिखा था ना, थीटा आप लोगों ने लिखा था ना, ओके जानवी, थीटा आप लोगों ने लिखा था ना, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ आर्क, ये तो लिखा था आप लोगों ने, लेंथ ऑफ आर्क, तो वही मैंने लिखा। अच्छा, इस बात को ऐसे बताओ, रेडियस तो कांस्टेंट है, रेडियस फॉर अ सर्कल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, d by dt is this length, right? This length which I gave it a name of linear displacement, so this is linear displacement, right? Can you tell me what is the value of d by dt of linear displacement का अगर हम differentiation कर दें, तो displacement upon time को हम क्या कह सकते हैं? Who will tell me? वेलोसिटी। नहीं यही बात समझ में। इशिका, pq is what will you call this pq as? What is the name given to this pq? Length of arc. इशिका, लेंथ ऑफ द आर्क, बट इस pq को मैंने क्या नाम दिया है? लेंथ ऑफ द आर्क तो है, बट साथ साथ उसको और भी कुछ बोला है मैंने, Linear लीनियर व्हाट? लीनियर वेलोसिटी बोल दिया मैंने pq को, linear displacement. लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो लीनियर वेलोसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी?
Yes. मिलेगी सर। इसका देखो जबरदस्ती नहीं बेटा, सब समझ में आना चाहिए, नहीं आए तो पूछो। यस सर। इसका मतलब इसको मैं v लिख सकता हूं या नहीं? लिख इसका सकते हैं मतलब सर। एंगुलर वेलोसिटी इज रिलेटेड टू लीनियर वेलोसिटी बाय दिस फॉर्मूला, कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन है कि आप क्या करें, आप r को v से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो दिस ऑलवेज बिकम्स इक्वल टू ओमेगा। आई बात समझ? दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। सर सबको समझ में आया है? Yes, sir. याद रखो, although this velocity is a vector quantity, omega is a vector quantity, but I am just writing the magnitudes only. तो ये जो रिलेशन लिखा है ये स्केलर रिलेशन लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। It is not the vector relation, it is only the scalar relation. Although quantities involved in this is vector, but हमने जो रिलेशन लिखा है वो स्केलर रिलेशन लिखा है। कौन सा रिलेशन लिखा है? टेल मी, कौन सा Scalar. रिलेशन लिखा है? स्केलर लिखा है। सबको समझ में आई बात? इसीलिए आप इसको अगर आप बेटा याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आप लिखते हैं, यू जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम सिंपली स्पीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पीड। तो मतलब आप यहां पर v को स्पीड भी कह लो तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, यू आर नॉट मेंशनिंग इट्स डायरेक्शन। इज इट क्लियर? सर आपने नीचे क्या लिखा है? स्केलर रिलेशन, मतलब although these quantities involved in this Sir? relation is vector quantities, but जो हमने relation लिया है अभी वो सिर्फ उसके magnitudes का relation लिया है, that is why I'm calling it as scalar relation. Yes, yes. सर आपने यहाँ पे asked- थीटा की सर आपने थीटा की जो यहाँ पे वैल्यू रखी है वो L/R रखी है ना, मतलब PQ/R। थीटा, सर आपने बोला नहीं यहाँ पे हाँ, D के बाद जो PQ थीटा है, yes, मुझसे गलती लेकिन हुई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, इसलिए। Yes, sir. मुझसे गलती हुई है। Thanks for rectification. This is V भैया, thank you. नो प्रॉब्लम सर, ओके। Is it done? सर 1 मिनट नोट करना है। सर डन। ओके, मूविंग ऑन। अगर किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया प्लीज पूछिएगा। एक बार और एक और पैरामीटर पे बात करते हैं। देखिए फिर से सर्कुलर मोशन। मान लो कि योर पार्टिकल वाज एट दिस पॉइंट एंड इट हैड अ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा आई। दिस पार्टिकल रीचेस टू अ न्यू पॉइंट वेयर इट्स ओमेगा बिकम्स ओमेगा एफ। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपको ओमेगा आई ओमेगा एफ ना दिक्कत कर रहा हो तो इसको मान लो ओमेगा 1 और इसको मान लो ओमेगा 2। इसका मतलब क्या है? इन गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इन गोइंग फ्रॉम P टू Q, पार्टिकल की वेलोसिटी हैज चेंज्ड फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ रहे हो आप? ये P पॉइंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी है और Q पॉइंट पे जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा 2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं when I went from P to Q my velocity also changed from omega 1 to omega 2। कह सकता हूं या नहीं? इसका मतलब बेटा मैं ये कह सकता हूं कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर देखिएगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। इस चेंज को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं डेल्टा ओमेगा। भाई डेल्टा हमेशा लिखा जाता है जस्ट टू रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ चेंज। डेल्टा कहीं पर भी लिख दें तो इसका मतलब होगा कि इट रिप्रेजेंट्स चेंज। और चेंज का क्या मतलब होता है? चेंज मतलब होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल माइनस ऑफ इनिशियल। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। तो इसका Yes, sir. मतलब इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q मेरी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई है और फाइनल क्या हो गई है Q पे? ओमेगा 2 और इनिशियल कितनी है? ओमेगा 1। और मान लो कि P से Q जाने में टाइम टेकन बाय मी टू गो फ्रॉम P टू Q इज डेल्टा T। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दिस टाइम ऑफ डेल्टा T
my velocity has changed from omega 1 to omega 2 by this factor. ये तो कह सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी में नेट चेंज कितना आया है, डेल्टा ओमेगा, और कितने टाइम में आया है, डेल्टा टी टाइम में. तो इसका मतलब है बेटा अगर मैं यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालूं, which can also be called as rate of change of angular velocity, इसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कह सकता हूं ना, कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई और चेंज होने में कितना टाइम लगा. तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. इज इट करेक्ट? इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. क्या नाम देते हैं बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन. नहीं आया सर, मेरी बात समझ में आई? देखो, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता था? लीनियर एक्सेलरेशन होता था ना. वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया? एंगुलर एक्सेलरेशन. इसका मतलब, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे हम करते हैं? अल्फा से. अल्फा से वी रिप्रेजेंट एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लिखा जाएगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. और डेल्टा ओमेगा क्या है? नेट चेंज इन वेलोसिटी. और डेल्टा टी क्या है? टोटल टाइम. तो इसका मतलब है कि अगर आप डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन तो मिलेगा, but that acceleration will be considered as average acceleration. Is it clear to all? Please respond. ये कौन सा acceleration मिल गया? Average. तो मुझे कौन बताएगा इंस्टेंटेनियस कैसे लिखूं? ये तो एवरेज मिला. इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करूंगा मैं? डी ओमेगा, डिफरेंशिएशन. वेरी गुड. डी ओमेगा बाय dt. ऐसे कर दूं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा. सबको क्लियर हो गया? अच्छा चलो एक और बार बात करते हैं. बेटा एक बात सोचो कि मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं. Alpha stands for angular acceleration. Alpha stands for angular acceleration. We represent angular acceleration by alpha. Okay, इस बात को हम ऐसे भी लिख दें, d by dt. अभी हमने पढ़ा था omega can be written as v by r. पढ़ा था ना, since omega is equal to v by r. पढ़ा था अभी. तो अल्फा इंस्टेंटेनियस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 r तो रेडियस है, इट विल रिमेन कांस्टेंट. इसको मैं dv by dt लिख सकता हूं. प्लीज टेल मी यस और नो. So it was an omega r. नहीं, ये ओमेगा है ना, यहाँ ओमेगा. तो ओमेगा का रिलेशन v के साथ क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r है ना बेटा. अरे सर, आपने लास्ट में रिलेशन लिखा है ना, लास्ट वाला भी जो स्लाइड हमने डिलीट किया, उसमें आपने ये रिलेशन लास्ट वाला नहीं लिखा था, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r. सर क्या हो रहा है? यस सर, लिखा था. नहीं, जिसने पूछा था वो चुप हो गई. क्या हुआ बेटा, बोलो तो. What? I got confused. अच्छा, you got a little confused. Listen to me. Omega with linear velocity is written as omega is equal to v by r. ओमेगा और v का रिलेशन ये होता है. ठीक है, जस्ट चेक योर प्रीवियस नोट्स ऑफ प्रीवियस स्लाइड. यू विल फाइंड दिस रिलेशन. चेक करो. Did you see that? Did you see this relation there? Arey, did you see that relation there? नहीं. No, sir. हेलो. तो आपने नोट नहीं किया था क्या बेटा? अभी तो हमने वो रिलेशन लिखा है लास्ट वाले स्लाइड में, वही रिलेशन तो लिखा था बच्चे. अरे हमने लिखा था ना, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. इसको मैंने ऐसे चेंज किया था, डी बाई डी टी. और थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क, दैट आई रोट इट एज पी क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस. ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क. तो मैंने बोला रेडियस कांस्टेंट है तो 1 बाय आर कांस्टेंट रहेगा. और ये पी क्यू क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. मैंने अभी नाम बोला था ना इसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी. तो 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. ये भी लिखा था यार.
एनीवेज प्लीज फाइंड दिस रिलेशन। मैंने Sir, अभी please दोबारा भी read. बताया ना, ये रिलेशन आपने लिखा हुआ है बेटा, वो तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया था। आप लोगों ने लास्ट वाला स्लाइड नोट नहीं किया था? यस सर, कर लिया। Sorry. है ना, वही रिलेशन जो उसमें लिखा था ना बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, वेयर Yes, वेयर sir, उधर है अपने ना, RV वो आर भी जो मैंने लिखा था ना, वो उसमें मिस्टेक हो गई थी, एंड दैट वाज रेक्टिफाइड बाय वन ऑफ स्टूडेंट, आई थिंक अलवीरा रेक्टिफाइड दैट, कि वो एक्चुअली में दैट विल नॉट बी आर इनटू पी क्यू, दैट इज बेसिकली पी क्यू अपॉन आर। उसको रेक्टिफाई करो, rectify that relation beta, d by dt Yes, of sir. theta will be written as not r into pq, length of the arc multiplied by radius नहीं होता ना theta क्या होता है, length of the arc divided by radius, ठीक है, rectify that, Yes. ठीक है, okay, now you understood। अब देखो अल्फा इंस्टेंटेनियस, इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, कौन मुझे बताएगा, व्हाट इज दिस वैल्यू dv by dt? तारिक, dv by dt क्या होता है तारिक? तारिक, dv by dt क्या होता है बेटा? यस सर। ये dv by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या कह सकते हो इसको? अच्छा, आपको यही नहीं पता वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? भाई साहब, एक्सेलरेशन होता है, इसको एक्सेलरेशन कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए। समझे? पहले अच्छे से नोट करो, कहीं पर कुछ मिस ना करो। पहले आप इस रिलेशन को अच्छे से नोट करो, फिर मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पर। पहले तो इसको अच्छे से नोट। इसमें किसी को कोई इशू है? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन? ठीक है, तो पहले इसको नोट करो टिल हियर, देन आई वुड लाइक टू डिस्कस वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो पहले आप नोट करो। Sir, done. Okay, now I have a point and you have to answer to it. मैं आपसे पूछूं कि if for any circular motion alpha is given, मतलब अगर किसी सर्कुलर मोशन के लिए अल्फा आपको गिवन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि अ पार्टिकल इज गोइंग ऑन अ सर्कुलर मोशन। अच्छा, पहले तो इसकी यूनिट क्या होती है वो भी सुन लो। अल्फा की यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट जो इसकी होती है दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर बस मीटर नहीं होगा, यहाँ पर क्या लगा लेंगे आप? Radian. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इफ अ सर्कुलर मोशन हैज अ एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो व्हाट काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन विल इट बी? ये कैसा सर्कुलर मोशन होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? टेक योर टाइम एंड रिस्पॉन्ड टू मी। What kind of circular motion will it be? Will it be a uniform circular motion or will it be a non-uniform circular motion? Everyone, please think on this. अगर किसी सर्कुलर मोशन में अल्फा है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो वो सर्कुलर मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? Sir, uniform. और कोई बता सकता है? मैं रीजन भी पूछूंगा। एनीवन एल्स? कैसा सर्कुलर मोशन होगा? सक्षम, विल इट बी ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म? अगर किसी I guess non-uniform. You guessed it right. It will be non-uniform. जिसने यूनिफॉर्म बोला और जिन्होंने नहीं बोला वो लोग सुने। It will be a non-uniform circular motion. अल्फा जब भी आ जाए तो मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों सर ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहा हूं, सर्कुलर मोशन, मुझे एक बात बताइए, टेल मी एवरीवन प्लीज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है? Sir, constant. भाई एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है,
और अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। मेरी बात सुनना, देखो ये आर क्या है, रेडियस है, तो फॉर अ सर्कुलर मोशन रेडियस तो कांस्टेंट होगा, रेडियस तो चेंज नहीं होगा ना सर, रेडियस कांस्टेंट ही होगा ना भाई, कि सर्कल का रेडियस चेंज होने लगेगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है, रेडियस कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। अभी भी सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। व्हाट इज द इशू इन जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू मी? कैंट यू अनम्यूट योर माइक टू रिस्पॉन्ड माय क्वेश्चन फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग? मतलब सर ओमेगा हमेशा 1 होगा? नहीं, ओमेगा 1 नहीं होगा। पहले तो मुझे ये बताएं भाई बाकी लोग, कैन यू प्लीज अनम्यूट योर माइक? एवरीवन प्लीज अनम्यूट योर माइक। मैं जो आपसे बार बार पूछता हूं ना, उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है। मैं इसलिए बार बार पूछता हूं ताकि पहली बात तो ये कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है, पहली बात तो ये कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, बार बार मैं इसलिए भी पूछता हूं क्योंकि आपको कितना समझ में आ रहा है वो मैं आप देख तो नहीं रहा हूं ना। आई कैन नॉट सी योर फेशियल एक्सप्रेशन बाय विच आई विल जज कि वेदर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और नॉट। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे तभी पता चलेगा व्हेन यू विल रिस्पॉन्ड टू माय क्वेश्चंस, राइट? तो इसलिए बेटा प्लीज, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो एवरीवन इज सपोज्ड टू रिस्पॉन्ड टू इट। भाई मैं तो सिर्फ हाँ या ना पूछ रहा हूं ना, आई एम ओनली आस्किंग यस और नो। इज इट अ बिग डील टू जस्ट से यस और नो? No, आई एम नॉट आस्किंग द पासवर्ड, I am not asking your Facebook password. I am not asking your Instagram password. I am not asking your Snapchat password. So it's not a big deal. I'm just asking yes or no, whether this will be possible or not. That's what I'm asking for. I'm not asking your bank account Yes, sir. details. तो इसलिए प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट किया करें whenever I ask you some question, because I am trying to explain you some important point. And where you will have to respond. देखो बेटा मुझे आता है, that is why I am teaching. आपको सीखना है तो आपको आवाज देनी पड़ेगी सर, अदरवाइज फिर तो ये है कि बस आप सुन रहे हो, कहानी फिर खत्म हो गई, फिर आपको दूसरे दिन कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मतलब जो है ना आदत डालो तो थोड़ा सही रहता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v कांस्टेंट रहता है, और हमें एक बात मालूम है कि अगर हम ये बात हमने अभी पढ़ा कि सर ओमेगा और v का रिलेशन क्या है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। अगर सर v कांस्टेंट है और ये r क्या है, रेडियस है, ये भी कांस्टेंट है, तो इफ यू डिवाइड टू कांस्टेंट क्वांटिटी, भाई v की वैल्यू मान लो 4 है और रेडियस 2 है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो एक कांस्टेंट नंबर ही तो मिलेगा ना, वेरिएबल तो नहीं मिलेगा क्या वेरिएबल? Will you get a variable value or constant value? No, sir. Constant. कांस्टेंट, of course constant. तो बेटा इसका मतलब है कि ओमेगा will be constant और the value of omega will be constant in the case of uniform circular motion. और अगर ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं। दैट मींस चेंज ऑफ ओमेगा इज 0। तो इस केस में अगर मैं अल्फा लिखूंगा तो अल्फा क्या होता है, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। ओमेगा मेरा चेंज ही नहीं हुआ अपॉन डेल्टा टी, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 और नॉट। क्लियर हो गई बात? इसका Yes, मतलब sir. इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर आपका सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो बेटा उसमें अल्फा नहीं होगा, और अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर अल्फा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेटे मेरे मेरे प्यारे बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बेटा मेरे को एक बात बताओ कि इसमें v तो वेरिएबल होगा बेटा, v Yes, sir. वेरिएबल होगा, तो ओमेगा क्या होता है, v बाय आर, तो v वेरिएबल है, ठीक है, v वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, तो अगर आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट विल रिमेन एज वेरिएबल। ठीक है, रिजल्ट कैसा आएगा, वेरिएबल ही आएगा। फॉर एग्जांपल ऐसा इमेजिन करो कि मैं आपसे कहूं 4t को डिवाइड करो 2 से,
if you are supposed to divide 4t by 2, तो you will get a result which will be variable or not. रिजल्ट आपका वेरिएबल आएगा या नहीं आएगा बेटा? टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बात समझ में आई? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिजल्ट विल बी वेरिएबल. तो अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर ऑल्दो यू आर डिवाइडिंग दैट वेरिएबल क्वांटिटी बाय अ कांस्टेंट क्वांटिटी, अगर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड करो तो रिजल्ट विल कम आउट टू बी वेरिएबल. इसका मतलब ओमेगा कैसा आएगा? वेरिएबल. तो ओमेगा चेंज हो रहा है इसका मतलब, और ओमेगा चेंज होगा तो अल्फा आएगा. अल्फा विल बी नॉन जीरो. ठीक है, एंड दिस विल बी द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म Non-uniform. सर्कुलर मोशन. Non क्लियर है? uniform, sir. अब सबको समझ में आ गया Yes, sir. कि Sir, can you please Alpha- explain uniform motion वाला फिर से? uniform circular motion means a circular motion in which the magnitude of velocity does not changes, only its direction changes. नहीं, यही बात समझ में भाई? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस कि अगर मान लो ये आपका सर्कुलर पाथ है और इस पे पार्टिकल की इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, here it is also 10 meter per second, here it is also 10 meter per second, here it is also 10 meter per second. So in this situation, this circular motion will be called as uniform. Tell me yes or no. Did you understand or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? और अगर ये वैल्यू चेंज होने लग जाए, if this value goes on changing itself, तो उस केस में that circular motion would be considered as non-uniform. Non तो मैंने, है ना, So why did पूरी you write the angular velocity as zero? angular velocity as u. As Where did I zero? write that? This is not angular velocity, beta. This is with delta, right? This is change of angular velocity. I just told you, delta का मतलब change. बेटा अगर मान लो कि मैं कहता हूँ, है ना, मैं कहता हूँ कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है. अगर मैं आपसे Yes, कहूँ sir. you have a constant value, so what would be the change of that value? That will always be zero, right, beta? Tell me, yes or no? Yes, sir. So that is why I write delta omega is equal to zero. That means there is no change in angular velocity, and because there is no change in angular velocity means alpha will have to be zero, है ना? तो इस पूरे को समराइज अगर मैं करूं तो देखो मैंने क्या क्या आज पढ़ाया है, ये सब पढ़ के रखना है कल के लिए. देखो मैं सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं. सबसे पहली चीज थीटा. थीटा इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ आर्क, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह लें या डिस्टेंस कह लें, डजेंट मैटर. लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. ठीक है, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है अभी. ठीक है, इसमें आपने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है? और ओमेगा एवरेज को आपने पढ़ा है कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टोटल टाइम. इसी में आपने पढ़ा है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. ठीक है, इसी में आपने पढ़ा है अल्फा. अल्फा का क्या मतलब होता है? चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, इसी में आपने पढ़ा ये एवरेज वैल्यू है. इसी में अगर इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो इंस्टेंटेनियस विल बी रिटन एज डी ओमेगा बाय dt. These are the formulas that we have dealt with today, right? और इसमें मैंने आपको एक बात ये भी बताया है कि अल्फा means, या ऐसे लिख लो इसको, if alpha is non-zero, it means circular motion is non-uniform. सर्कुलर मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है. और इसी का दूसरा मतलब है कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो. that is change of angular velocity will be equal to zero. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है. ओके, तो प्लीज गो थ्रू दिस whole whatever we have discussed today. Please go through that, and then we'll discuss rest of the thing in the tomorrow's class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, Saksham, you please talk to the management regarding this, regarding your query. Please talk to the management. ठीक है?
ठीक है सक्षम?